हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपकी फ्रेंड वर्षा। आज की वीडियो में यहाँ पर हम बात करेंगे एग्रीमेंट एंड कॉन्ट्रैक्ट के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और किसी भी तरह की कोई भी क्वेरी लगती है आपको किसी भी पॉइंट पर तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले तो एग्रीमेंट जान लेते हैं कि एग्रीमेंट होता क्या है। तो इसमें देखिए, लॉ में एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है कि आप कोई भी चीज़ पढ़ें तो सबसे पहले उसके सेक्शन याद कर लें कि सेक्शन वो किस सेक्शन के अंदर उस चीज़ को डिफाइन किया गया है। तो एग्रीमेंट हमारा डिफाइन किया गया है सेक्शन 2 सबसेक्शन यहाँ पर ई में। एग्रीमेंट का मतलब होता है एवरी प्रोमिसेस एंड एवरी सेट ऑफ प्रोमिसेस फॉर्मिंग कंसिडरेशन फॉर ईच अदर। यानी कि एग्रीमेंट के अंदर क्या होता है, कोई भी प्रॉमिस आप कर रहे हैं या फिर किसी भी तरह के आप किसी काम को करने के लिए वहाँ पर अपनी कंसिडरेशन दे रहे हैं, ठीक है, एक दूसरे को लेकर, तो वो आपका एग्रीमेंट के अंदर कंसिडर किया जाता है। अब यहाँ पर ये भी जानना जरूरी है कि प्रॉमिस क्या होते हैं। तो देखिए, अगेन यहाँ पर प्रॉमिस भी डिफाइन किया गया है सेक्शन 2 सबसेक्शन बी में। देखिए, सबसे पहले प्रॉमिस में ये होता है कि एटलीस्ट 2 पार्टी होनी चाहिए। यानी कि एक पर्सन दूसरे को प्रॉमिस करेगा तो कम से कम 2 पार्टी तो होनी चाहिए, जिसमें एक प्रपोजल देगा और दूसरा उस प्रपोजल को क्या करेगा, उस पर अपने कंसेंट देगा और उस प्रपोजल को एक्सेप्ट करेगा। ठीक है, तो यानी कि यहाँ पर क्या होता है, एक प्रपोजल बनाया जाता है दोनों पार्टी के बीच में, जिसके अंदर वहाँ पर उसको वो एक्सेप्ट करेंगे तो वहाँ पर क्या आ जाएगा, प्रॉमिस आ जाएगा। अब आप इसको इस तरह से भी समझ सकते हैं कि जब कोई पर्सन किसी को प्रपोजल देता है, ठीक है, अपनी वहाँ पर असेंट मांगता है, तो वहाँ पर जो प्रपोजल है दूसरा उसको एक्सेप्ट कर लेता है। तो ये जो प्रपोजल है जब एक्सेप्ट हो जाता है तो ये प्रॉमिस बन जाता है, जो कि प्रॉमिस हमने कहाँ पर डिफाइन किया था, सेक्शन 2 सबसेक्शन बी में। अब यहाँ पर जिस पर्सन ने प्रपोजल दिया है तो वो कहलाता है प्रोमाइजर, और जिस पर्सन ने उसको एक्सेप्ट किया है वो कहलाता है प्रोमिसी। तो इस चीज़ को याद रखिएगा। आप इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं कि प्रपोजल के अंदर 2 पार्टीज होती हैं, एक होता है प्रोमाइजर जो प्रपोजल बना रहा है, और जो उसको एक्सेप्ट कर रहा है वो हो जाएगा यहाँ पे प्रोमिसी। ओके, बहुत सिंपल था, क्लियर हो गया होगा यहाँ तक। अब आप यहाँ पर आइए कॉन्ट्रैक्ट पर। देखिए, बहुत शॉर्ट में मैंने यहाँ पर डिफाइन करने की कोशिश की है। कॉन्ट्रैक्ट के अंदर 2 चीज़ें होती हैं, एक होता है हमारा एग्रीमेंट जो कि अभी हमने ऊपर डिस्कस किया था, और दूसरा होता है इन्फोर्सिबिलिटी। अब यहाँ पे इन्फोर्सिबिलिटी क्या होती है, तो इन्फोर्सिबिलिटी का मतलब ये है कि आप जिस भी कंट्री में वो कॉन्ट्रैक्ट बना रहे हैं तो वहाँ की जो गवर्नमेंट है आपको वो कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए क्या कर रही है, परमिशन दे रही है। यानी कि इन्फोर्सेबल बाय लॉ है वो चीज़, जो भी आप कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, जिस भी काम को लेके आपने वो कॉन्ट्रैक्ट करना चाह रहे हैं, तो वो क्या है, आपका इन्फोर्सेबल बाय लॉ होना चाहिए, वो जो पर्पस जो भी आप करवाने वाले हैं। ठीक है, तो इसमें कॉन्ट्रैक्ट के अंदर 2 चीज़ें होनी चाहिए, एक तो एग्रीमेंट होना चाहिए, दूसरा आपका इन्फोर्सिबिलिटी होनी चाहिए, यानी कि यहाँ पे इन्फोर्सेबल बाय लॉ होना चाहिए। अब यहाँ पे आप ऐसे भी समझ सकते हैं एग्रीमेंट क्या होता है। तो एग्रीमेंट में मैंने आपको पहले भी बताया था, ऑफर होता है और ऑफर के साथ साथ एक्सेप्टेंस होती है, यानी कि एक ऑफर देगा दूसरा उसको एक्सेप्टेंस देगा। ठीक है, अब यहाँ पर इन शॉर्ट आप ऐसे भी समझ सकते हैं कॉन्ट्रैक्ट की, एक कॉन्ट्रैक्ट के अंदर ऑफर होना चाहिए, एक्सेप्टेंस होनी चाहिए, साथ ही साथ इन्फोर्सिबिलिटी होनी चाहिए। यानी कि वहाँ पे एक पर्सन ने ऑफर दिया, दूसरे ने एक्सेप्ट कर लिया, और वो जो 2 पर्सन जिस भी काम को लेकर वो जो कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं वो काम उस गवर्नमेंट, उस कंट्री की गवर्नमेंट के द्वारा वहाँ पे वैलिड होना चाहिए। यानी कि वो इन्फोर्सिबल बाय लॉ होना चाहिए, वो लॉफुल ऑब्जेक्ट होना चाहिए और लॉफुल उनका पर्पस होना चाहिए। ओके, अब यहाँ पर आपने बहुत सारे टर्म सुन लिए, वैलिड मैंने अभी आपको बोला, तो इन सब चीज़ों को हम फिर से और अच्छे से डीपली डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए, ये है यहाँ पे क्लासिफिकेशन ऑफ एग्रीमेंट एंड कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, सबसे पहले तो आप ये देखिए, कोई भी एग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट है किस बेसिस पर हम उसको डिफाइन करते हैं। तो देखिए, ऑन द बेसिस ऑफ एनफोर्सिबिलिटी और वैलिडिटी, ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन और क्रिएशन, थर्ड है हमारा ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस। तो सबसे पहले आ जाते हैं वैलिड कॉन्ट्रैक्ट पर। तो देखिए,
वैलिड कॉन्ट्रैक्ट वो कॉन्ट्रैक्ट होता है, यहाँ पर पहले मैं आपको ये सारी चीज़ें शॉर्ट में बता देती हूँ, और अगर आपको और डीप में इनको समझना है तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप बता दीजिएगा। अगर आपको कोई भी चीज़ समझ नहीं आती तो हम इसको बहुत अच्छे से डीपली डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आता है वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। तो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट वो कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसके अंदर जो हमारे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के सेक्शन 10 और हमारे सबसेक्शन 2 सेक्शन एच वो सेक्शन 2 सबसेक्शन एच में जो भी हमारे जितने भी इसेंशियल्स डिस्क्राइब किए गए हैं वो सारे इसके अंदर इंक्लूड हों, यानी कि ये उन सारी चीज़ों को यहाँ पर पूरा करती है, तो वो हमारा वैलिड कॉन्ट्रैक्ट कहलाता है। सेकंड आता है हमारा वॉइड एग्रीमेंट। अब वॉइड एग्रीमेंट क्या होता है, तो देखिए यहाँ पर मैं आपको, अभी हम वैलिड कॉन्ट्रैक्ट पढ़ रहे थे तो शॉर्ट में बता देती हूँ, जैसे कि लॉफुल ऑब्जेक्ट होना चाहिए, लॉफुल कंसिडरेशन होना चाहिए, दो पार्टी होनी चाहिए, कोई भी इलीगल काम नहीं होना चाहिए। तो इस तरह की चीज़ें हैं जो उसके अंदर एसेंशियल्स में डिस्क्राइब की गई हैं, ठीक है। वॉइड एग्रीमेंट क्या होता है, तो सबसे पहले ये जान लीजिए, ये सेक्शन 2 सबसेक्शन जी में डिस्क्राइब किया गया है। वॉइड एग्रीमेंट का मतलब यहाँ पर ये होता है कि कोई भी एग्रीमेंट अगर इन्फोर्सेबल बाय लॉ नहीं है, जो कि अभी मैं आपको ऊपर भी बता रही थी कि उस कंट्री का जो लॉ है उसको इन्फोर्सेबल करे, अगर वो इन्फोर्सेबल बाय लॉ नहीं है तो वो हमारा वॉइड एग्रीमेंट की कैटेगरी में आता है, ठीक है। फिर आता है वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। वॉइड कॉन्ट्रैक्ट का मतलब ये है कि एग्रीमेंट तो वैलिड था और इन्फोर्सेबल जब उसको बनाया गया था तब वो इन्फोर्सेबल बाय लॉ भी था, लेकिन बाद में कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस हुए कि बाद में वो अनफोर्सेबल हो गया। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपने दो पार्टी थी, उनके बीच में कोई भी कॉन्ट्रैक्ट हुआ, जब कॉन्ट्रैक्ट था तो दोनों पार्टी थी, लेकिन उस कॉन्ट्रैक्ट को करने के बाद एक पार्टी की डेथ हो गई, तो अब क्या हो गया, वो हमारा कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो गया, क्योंकि पहले तो जब दोनों जिस समय वो कॉन्ट्रैक्ट बनाया गया था उस समय दोनों पार्टी थी, लेकिन बाद में आगे जाके एक पार्टी की डेथ हो गई, तो अब आपका कॉन्ट्रैक्ट वॉइड कॉन्ट्रैक्ट की कैटेगरी में आता है, ओके। फिर आता है वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। ये कॉन्ट्रैक्ट जो है वो हमारा सेक्शन 2 सबसेक्शन आई में डिस्क्राइब किया गया है। इसके अंदर यहाँ पर ये है कि कोई भी एग्रीमेंट इन्फोर्सेबल बाय लॉ है एक ऑप्शन पर, लेकिन दूसरे ऑप्शन पर वह दूसरे के लिए वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट है, यानी कि एक पार्टी के लिए तो वो वैलिड है, दूसरे के लिए वैलिड नहीं है। जैसे कि आप एक एग्जांपल से समझ सकते हैं कि यहाँ पर कोई भी कॉन्ट्रैक्ट आपने कन्वर्ट करा लिया, आपका कन्वर्ट हो सकता है वैलिड और वॉइड में। अब इसमें भी दो चीज़ें हो सकती हैं, आपका कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल था एट द बिगनिंग ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि बिगनिंग से ही, जैसे कि कोई भी कॉन्ट्रैक्ट किया वो आपका क्वाइटजन था, अनड्यू इन्फ्लुएंस था, या फिर आपने किसी की दबाव में आके वो कॉन्ट्रैक्ट किया, तो ये बिगनिंग से ही कॉन्ट्रैक्ट कैसा हो गया, वॉइडेबल हो गया। अब एक होता है वॉइडेबल सब्सिक्वेंटली। वॉइडेबल सब्सिक्वेंटली का मतलब यहाँ पर ये है कि आपने जब कोई भी कॉन्ट्रैक्ट किया था तो कुछ चीज़ें आपकी ऐसी थी जो स्पेसिफाइड थी, ठीक है, लेकिन जो चीज़ स्पेसिफाइड थी वो करना आपके लिए इम्पॉसिबल था, या फिर कुछ ऐसी कंडीशंस आपके लिए रख दी जो आप कंडीशन पूरी नहीं कर पा रहे हो, तो यहाँ पर वो वाला कॉन्ट्रैक्ट आपका कैसा हो जाएगा, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद आता है हमारा अनइन्फोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट। अनइन्फोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट वो कॉन्ट्रैक्ट होता है जो कॉन्ट्रैक्ट आपका सब्सटेंस तो होता है, यानी कि जो भी कॉन्ट्रैक्ट आप कर रहे हो उसमें गुड सब्सटेंस तो होता है, लेकिन वो इन्फोर्सेबल बाय लॉ नहीं होता है कुछ टेक्निकल डिफेक्ट की वजह से। जैसे कि अगर हम एग्जांपल लें तो कोई भी आपने शेयर ट्रांसफर डीड जो है वो ज़रूरी होती है स्टाम्प के साथ, ठीक है। अगर वो स्टाम्प नहीं है तो आप उसको ट्रांसफ़र नहीं कर सकते और वो ना ही एग्जीक्यूट की जाती है, ना ही वो, अगर किसी भी तरह का डिस्प्यूट होगा तो कोर्ट उसको मानेगी। यानी कि आपने ट्रांसफ़र और कोई भी ऐसी डीड थी उसको ट्रांसफ़र किया लेकिन उस पर सील नहीं है, तो कोई भी आगे सिचुएशन हो क्रिएट होगी, कोई भी डिस्प्यूट अराइज होगा तो कोर्ट उसको नहीं मानेगी, तो ये कहलाती है अनइन्फोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। इल्लीगल एग्रीमेंट क्या होते हैं, देखिए इल्लीगल एग्रीमेंट जो है वो अंडर सेक्शन 23 ऑफ द एक्ट है, जो भी हमारा एक्ट है ना, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, उसके सेक्शन 23 में इसको डिस्क्राइब किया गया है। इसका मतलब इल्लीगल एग्रीमेंट का मतलब ये है कि जो कि एक्सप्रेसली और इम्प्लाइडली प्रोहिबिटेड है लॉ के द्वारा,
ठीक है, यानी कि लॉ ने उसको बिल्कुल पूरी तरह से मना कर रखा है कि इस तरह की चीज़ें अगर होंगी तो वो इलीगल कैटेगरी में आएंगी। जैसे कि आपने कोई भी ऐसी क्रिमिनल एक्टिविटी की उस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, इमॉर्टल इन नेचर है, या फिर कोई भी आपने एक ऐसा एग्रीमेंट किया टू पार्टीज़ के बीच में जिसमें आप किसी की अदर पर्सन को या उसकी प्रॉपर्टी को आप इंजर कर रहे हो, यानी कि आपने किसी को इस तरह का कॉन्ट्रैक्ट किया कि आपको थर्ड पर्सन को नुकसान पहुंचाना है या उसकी प्रॉपर्टी को वहाँ पे क्या करना है, डिस्ट्रॉय करना है, तो इस तरह के कॉन्ट्रैक्ट इलीगल कॉन्ट्रैक्ट कहलाते हैं। ठीक है, तो ये शॉर्ट में मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। आई होप यहाँ पर आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। नेक्स्ट आता है ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन और क्रिएशन, एक्सप्रेस, इम्प्लाइड एंड कंस्ट्रक्टिव और क्वासी कॉन्ट्रैक्ट। एक्सप्रेस का मतलब ये हमारा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट के सेक्शन 9 में डिस्क्राइब किया गया है, जब हमारे ऑफर और एक्सेप्टेंस कंटिन्यू हो और इसमें जो भी हमारी इन्फोर्सिबल बाय लॉ भी हो। इन शॉर्ट आप इसको ऐसे कर सकते हैं कि इसमें सारी कंडीशंस बिल्कुल सही हैं और इसके अंदर जो मेन कॉन्टैक्ट किया जा रहा है वो या तो आपके स्पोकन है या फिर रिटन में है, यानी कि आप ओरली भी कर सकते हैं एक्सप्रेस में, और आप रिटन भी कर सकते हैं। ठीक है, इम्प्लाइड में क्या होता है, आप कोई भी कांटेक्ट कर रहे हैं सिर्फ अपने हाव भाव, अपने गेस्चर से या फिर अपने हैंड मूवमेंट को यूज़ करके। फॉर एग्जांपल, आप बस स्टैंड पर गए, आपने हाथ से बस रोकी और आप उसमें बैठ गए, तो यहाँ पर क्या हुआ, आपने उसको मुंह से कुछ नहीं बोला था, रिटन में आपने उसके संग कोई कांटेक्ट नहीं किया, बस आपने हाथ से उसको रोका और आप उसमें बैठ गए, और जिस भी आपको इस प्लेस पर उतरना है वहाँ पर आप उतरे, और जो भी उस टाइम पीरियड का रेंट था वो आपने उसको दे दिया। ठीक है, जो भी डिस्टेंस का रेंट हुआ वो आपने दे दिया। तो यहाँ पर क्या है, आप उसमें बैठे, यानी कि आपने उसकी सर्विस ली और आपने उसको पे किया, वो आप क्या क्या हो गया कि आपने उसकी सर्विस ली, अब आप लायबल हो उसको पे करने के लिए। तो इस तरह के कॉन्ट्रैक्ट कहलाते हैं इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट। नेक्स्ट आता है कंस्ट्रक्टिव और क्वासी कॉन्ट्रैक्ट। इस तरह के जो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं वो इम्पोज्ड बाय लॉ होते हैं, और ये एक तरह से हम ये कह सकते हैं इट इज़ नॉट अ रिजल्ट ऑफ एग्रीमेंट। ठीक है, क्वासी कॉन्ट्रैक्ट जो होते हैं इसमें वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के सारे एसेंशियल्स भी नहीं होते हैं, स्टिल हम इसको कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं, क्योंकि लॉ ये प्रिज्यूम करता है, दिस इज़ ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी। ठीक है, लॉ ये प्रिज्यूम्स करता है कि ये जो हमारा प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी है उसके बेसिस पर है, जो कि हमारे एक पर्सन कोई भी अलाउ नहीं करेगा। ठीक है, खुद और इसको करने के लिए, यानी कि आप एक तरह से शॉर्ट में इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, कंस्ट्रक्टिव कॉन्ट्रैक्ट में अगर कोई पर्सन रेस्टोरेंट में गया और वहाँ पर उसने उसको मील को एंजॉय किया, ठीक है, तो यहाँ पे एक क्वासी कॉन्ट्रैक्ट है कि अब वो उसको पे करने के लिए बाउंड है, यानी कि आपने कहीं गए, आपने वहाँ की सर्विस ली, ठीक है, अब आपको वहाँ पे उसको पेमेंट देना ही होगा। तो इस तरह के कॉन्ट्रैक्ट आपके क्या कहलाते हैं, आपके क्वासी कॉन्ट्रैक्ट कहलाते हैं। अब आप वहाँ जाने के लिए, आपने किसी की सर्विस लेने के लिए कोई कॉन्ट्रैक्ट को नहीं किया था, आप सडन गए और वहाँ पर आपने सर्विस ली और आपने पे कर दिया, यानी कि आप और सर्टेन टाइम के लिए आपका उसके बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ, लेकिन ना ही ये रिटन था और ना ही आपका ये इम्प्लाइड था। ठीक है, तो इस तरह के जो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं इम्पोज्ड बाय लॉ होते हैं, लेकिन इसमें कोई भी एग्रीमेंट नहीं होता है। ओके, अब आता है ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस। ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस में फर्स्ट आता है एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट। जब दोनों ही पार्टी, ठीक है, कंप्लीटली परफॉर्म कर देती हैं अपनी अपनी ऑब्लिगेशंस, और कोई भी वहाँ पे ड्यूटी रिमेनिंग नहीं होती किसी भी पॉइंट पार्टी के बिहाफ पर, तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट हमारे कहते हैं एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट। फॉर एग्जांपल, मिस्टर ए ने मिस्टर बी को कार सेल की 50,000 रुपये में, और मिस्टर बी ने उस 50,000 रुपये को पे कर दिया और कार को रिसीव कर लिया। तो यहाँ पर क्या है, दोनों ने अपनी अपनी ऑब्लिगेशंस पूरी कर ली, तो ये हो जाएगा हमारा एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट। नेक्स्ट आता है एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट। एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट ये होता है जब हमारी कॉन्ट्रैक्ट की जो पार्टी है उसकी जो परफॉर्मेंस है वो अभी परफॉर्म होनी बाकी हो, तो वो हमारा कहलाता है एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट। अब एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट को भी फर्दर डिवाइड किया गया है दो पार्ट में, यूनिलेटरल एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट, बायलेटरल एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट। अब यहाँ पे नाम से ही समझ में आ रहा है, यूनिलेटरल एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट यानी कि जब कोई भी पार्टी, यानी दोनों पार्टी में से सिर्फ किसी एक पार्टी की कोई भी परफॉर्मेंस जो है वो परफॉर्म करने के लिए रह गई हो, तो वो हमारा कहलाता है यूनिलेटरल कॉन्ट्रैक्ट। यानी कि आप पहले वाले एग्जांपल से ही समझ सकते हैं, मिस्टर ए ने मिस्टर बी को अपनी
कार हैंडओवर कर दी, लेकिन मिस्टर बी ने अभी उसको पैसे नहीं दिए हैं, तो ये क्या कहलाएगा? यूनिलेटरल। अब बायलेटरल में समझ लीजिए कि दोनों ही मिस्टर ए और बी के बीच में ये कॉन्ट्रैक्ट हो गया कि मैं आपको 50,000 पे ये सेल करूँगा, लेकिन ना ही मिस्टर ए ने उसको हैंडओवर करी वो कार, ना ही मिस्टर बी ने अभी उसको पेमेंट किया, यानी कि दोनों पार्टी की तरफ से ही उनकी ड्यूटी परफॉर्म होना बाकी है, तो ये कहलाएगा बायलेटरल। बहुत ही सिंपल था, आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो यही था आज का कॉन्ट्रैक्ट और एग्रीमेंट के बारे में एक छोटा सा ओवरव्यू। आई होप आपको यहाँ पे जितने भी हमने कॉन्ट्रैक्ट और एग्रीमेंट डिस्कस किए सारे क्लियर हुए होंगे। किसी भी तरह का डाउट हो तो आप प्लीज़ मुझे पूछ सकते हैं, और इसको अगर आप और भी अच्छे से डिफाइन करवाना चाहते हैं, आपको इसमें कोई भी चीज़ अच्छे से समझ नहीं आई है, तो आप बता दीजिएगा, हम इसको और भी अच्छे तरीके से डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, फ्रेंड्स के शेयर कीजिए, और किसी भी तरह की कोई भी क्वेरी हो तो ज़रूर बताएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।